नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले गोवा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद लगातार बीजेपी के 3 और विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। खुद को पिछड़ों की पार्टी साबित करने की कोशिश में जुटी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भिजवा दिया है और चटमंगनी पटब्याह की तर्ज पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी कर ली। अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट कर उनकी पार्टी में आमद की तस्दीक भी कर दी है। मौर्य ने राज्यपाल को अपने पत्र में कहा कि किसानों, दलितों और नौजवानों के साथ हो रहे बर्ताव से क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। आज मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी से विधायकों के इस्तीफे की झड़ी लग गई। मौर्य का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनका इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे शाहजहांपुर में तिलहर सीट से बीजेपी विधायक रोशन लाल भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं बांदा में तिलहर सीट से बीजेपी एमएलए ब्रजेश प्रजापति ने भी अपना त्याग पत्र दे दिया। मौर्य और प्रजापति ने अपने इस्तीफे को मीडिया में भी जारी कर दिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के हालचाल लेने उनके घर पहुंचे कानपुर देहात से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी इस्तीफा दे दिया। मौर्य का दावा है कि उनके साथ 10 से 12 बीजेपी विधायक पार्टी से अपना इस्तीफा देंगे। 1-2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। समझा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने वाले सभी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मौर्य के इस्तीफे को बीजेपी दलित राजनीति को एक बड़ा झटका मान रही है। पदरौना से एमएलसी और योगी सरकार में मंत्री रहे मौर्य 5 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और मायावती के करीबी नेता माने जाते रहे हैं। पिछले यूपी चुनाव से पहले मौर्य बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। दलित राजनीति में अपनी पकड़ रखने वाले मौर्य ने मायावती पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया था। सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या कर रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का सौदा कर रही हैं और जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य सियासत की हैट्रिक लगा चुके हैं, लेकिन उनके इस्तीफे से बीजेपी की पिछड़ों के बीच छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। बहरहाल एक दिन पहले ही बदायूं के बीजेपी विधायक आर.के. शर्मा भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। टिकटों के ऐलान से पहले पार्टी के विधायकों के इस्तीफे बीजेपी की सत्ता समर्थक लहर के दावे को झुठला रहे हैं। वैसे भी पिछले 35 साल का रिकॉर्ड है कि प्रदेश में किसी भी पार्टी को जनता ने लगातार दूसरी बार मौका नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। दिल्ली में उत्तर प्रदेश चुनाव के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में जुटे पार्टी के आला नेताओं को स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों के इस्तीफे से बड़ा झटका लगा है। समझा जा रहा है कि इन इस्तीफों से बीजेपी की पिछड़ों की राजनीति पर खासा असर पड़ेगा। पिछले चुनाव से पहले बीएसपी छोड़ बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अगले चुनाव से पहले समाजवादी हो गए हैं। भले ही उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहकर बीजेपी पार्टी के नुकसान को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे प्रदेश में बदलते सियासी मौसम का हाल पता चलता है। मौर्य ने बादल देखकर खड़ा फोड़ दिया। उनके इस्तीफे के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बैठक कर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव मौर्य की सलाह ठुकरा दी। उचित प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा सरकार के संज्ञान में लाते रहे, राष्ट्रीय नेताओं के संज्ञान में लाते रहे, लेकिन बात तो सुनी गई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया।
स्वामी प्रसाद जानते हैं कि केशव मौर्य को पार्टी में उनका आना बेहद खला था। वो ये भी मानते हैं कि वो केशव मौर्य के मुकाबले पिछड़ों के बड़े नेता हैं। स्वामी प्रसाद का दावा बहुत गलत भी नहीं है। समझा जा रहा है कि कुशीनगर के पडरौनी से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य का असर रायबरेली के ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक माना जाता है। यादव और कुर्मियों के बाद मौर्य तीसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है और मौर्य जाति की आबादी प्रदेश में 6% बताई जा रही है। मौर्य जाति में काछी, कुशवाहा, सैनी और शाक्य जैसे उपनाम भी होते हैं। इसलिए समझा जा रहा है कि मौर्य और उनके वफादारों के बीजेपी छोड़ने से पार्टी को लगभग 100 सीट पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मौर्य के पार्टी में आने से खासे उत्साहित है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मेला होबे। अखिलेश का दावा है कि उनकी पार्टी 47 से 400 तक पहुंचेगी। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गैर जाटव दलित और गैर यादव पिछड़ों को एकजुट कर बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी के इस प्रचार से प्रदेश में पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश में 54% पिछड़ा वर्ग है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सका, जिससे पिछड़ों और केशव प्रसाद मौर्य दोनों में नाराजगी बताई जा रही है। हालांकि इसे दूर करने के लिए बड़ी सतर्कता से पिछड़े वर्ग से होने के कारण प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया है। वहीं आरक्षण सूची बनाने का कानूनी अधिकार राज्यों को दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग के 3 और अनुसूचित जाति को 3 पद देकर खुश करने की कोशिश की गई है। तो योगी सरकार ने भी अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में पिछड़ों और दलितों से प्रेम जताने का संकेत दिया है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कभी भी संबंध मधुर नहीं रहे। लेकिन आरएसएस की मध्यस्थता में योगी ने मौर्य के घर एक पारिवारिक समारोह में पहुंचकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी मौर्य की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। जाहिर है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से केशव मौर्य को ज्यादा तवज्जो मिलने की उम्मीद है। वहीं अपना दल और निषाद पार्टी की भी सीटों की सौदेबाजी बढ़ेगी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रही चुनावी माहौल पर असर पड़ने का अंदेशा समझा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में दरअसल बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से क्या बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, इसकी भरपाई कैसे होगी और किस तरह से इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कौशल मिश्रा जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। सुधीर दुबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर हैं एसपी के। सीपी राय जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी चिंतक हैं। विवेकानंद पाठक जी हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस यूपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर कौशल मिश्रा जी आपसे है, ये कितना बड़ा झटका बीजेपी के लिए कहा जा सकता है? जिस तरह से आज जो नेताओं के जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के तौर पर एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, कितना नुकसान बीजेपी को होगा? देखिए, आप जिसके साथ काम करते रहते हैं पिछले 5 साल से, उसके जाने से आपको थोड़ा अफसोस तो होता है, लेकिन ये समझिए कि जब ये चुनावी माहौल है और जो लोग सिर्फ अपने मैं सभी की बात कर रहा हूं जिनकी आप बात करना चाहती थी, अगर कोई इस वजह से पार्टी छोड़ के जाना चाहता है क्योंकि उसको टिकट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों के बारे में जनता बेहतर जानती है। जनता के फीडबैक पर ही सीटों के बंटवारे की बात होगी, उनके फीडबैक पर ही लोगों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर किसी को अपने काम पे डाउट है, जिसने जनता के अपेक्षाओं पे, आकांक्षाओं पे जो खरा नहीं उतरा है, अगर वो इसलिए छोड़ के जाना चाहता है कि उसको मतलब मजबूरी में टिकट दिया जाए या आर्म ट्विस्टिंग करने की बात करें, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पार्टी, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी में पिछड़ों, दलितों, किसानों, छोटे मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उनकी नाराजगी है, जिसकी वजह से वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। देखिए नेहा जी, आप ये समझ सकती हैं कि जिन लोगों के टिकट कट सकते हैं या जिनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिल रहे हैं, वो अपने परिवार का जो ठीकरा है वो जनता के नाम पे या पिछड़ों के नाम पे या दलितों के नाम पे फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझदार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी पार्टी है
जो पहली बार उत्तर प्रदेश को जातिवाद के दलदल से ऊपर निकाल करके सबका साथ सबका विकास करते हुए सबके प्रयास के साथ सबका उत्थान करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बीजेपी को तो एक बड़ा झटका है, लेकिन जनता पे भरोसा रखना है, ना कि नेताओं पे। ठीक है सर। सुधीर दुबे जी, सपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट या फिर कितना फायदा विधानसभा चुनाव में मौर्य के आने से होगा? उत्तर प्रदेश में प्रत्येक राजनेता इस बात को जानता है और हम सब इस बात को जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों में एक बहुत बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने हमेशा शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए काम किया। दूसरी बात, वो अपनी साफ गोई के लिए भी जाने जाते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था तो बिल्कुल स्पष्ट ये कह दिया था कि आदरणीय बहन जी बाबा साहब और मान्यवर साहब के सिद्धांतों का हनन कर रही है, उनकी हत्या कर रही है और टिकटों को बेचने का इल्जाम उन्होंने लगाया था। और आज वही समय फिर से आ गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों और दलितों की, किसानों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, वो केवल और केवल सत्ता हासिल करने की जुगत में लगी थी। आज आहत होकर के उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है तो मैं आपको बताना चाहता हूं नेहा जी कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले दिनों ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक हमारे लगातार संपर्क में हैं और जब हम चाहेंगे तब उनको हम अपनी पार्टी में शामिल करवा लेंगे। तीसरी बात एक बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की बहुत जबरदस्त लहर चल रही है और तमाम पार्टियों के नेता अपना ठिकाना ढूंढने के लिए, अपने मुद्दों को हल करने के लिए, अपने लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और सीपी राय जी का मैं रुक करूं उससे पहले विवेकानंद पाठक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि सपा की तरफ से ये भी कहा गया है कि कई और नेता जो है वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। कुछ कांग्रेस के नेताओं का भी जिक्र किया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इमरान मसूद जो राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस के, वो भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, या ज्वाइन कर लिए होंगे, आपके न्यूज चैनल पे खबर आ जाएगी। ठीक है विवेकानंद जी। अब नेहा जी, इनकी भाषा देखिए, इनकी भाषा आप देखिए कि ठिकाना ढूंढ रहे हैं लोग। मतलब जो लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, इनके जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि किस तरह की भाषा है समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। दूसरी बात कि किसी भी प्रकार से यदि कोई किसी संगठन में जाना चाहता है, किसी दल में जाना चाहता है, किसी पार्टी में जाना चाहता है, तो वो स्वतंत्र है। बहुत सारे ऐसे नेता अवसरवादी होते हैं जो अवसर को देखते हैं और अवसर को देखने के बाद वो अपना नफा नुकसान सोचते हैं और नफा नुकसान करने के बाद जो है कि वो अपना पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह तमाम नेता आते हैं और जब भी चुनाव आते हैं, जिस राज्यों में चुनाव आते हैं, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप गोवा में देख लीजिए, बहुत सारे भाजपा विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब में देखिए बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आप उत्तराखंड में देखिए भाजपा के कई सारे विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आप मणिपुर में देखिए बहुत सारे कांग्रेस के काफी सारे नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, इस तरह की खबरें नहीं। देखिए, खबर तो सूत्रों के हवाले से किसी तरह की कयास लोग लगाते रहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी सपा में जा सकते हैं। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से तमाम तरह की खबरें चलती हैं। नेहा जी, आप तो मीडिया पर्सन है और आप एक काफी अनुभवी प्रवक्ता है, तो आप मीडिया कर्मी है, तो आप ये जानती है कि इस तरह की तमाम खबरें चलती हैं। जब तक कोई ऑफिशियली ज्वाइन नहीं कर लेता है, जैसे आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑफिशियली इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर, तो ये समझ में आता है कि हाँ भाई ये ऑफिशियली है, ये ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन सिर्फ कयास लगाना कि फलाने आ रहे हैं, ठिकाने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, करने से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी चीज, यदि किसी को ये भ्रम हो रहा हो कि कोई किसी को छोड़ के जा रहा है या आ रहा है तो उसकी लहर जा रही है, तो वो तो बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, जो लोग से छोड़ के जा रहे हैं, जिनके विधायक छोड़ के जा रहे हैं, सत्ताधारी दल के लोग, बीजेपी के विधायक है, ये छोड़ के सपा ज्वाइन कर रहे हैं और ये अपना आरोप लगा रहे हैं, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से विधायकों का दमन हुआ है,
जिस तरह के उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन हुआ है, जिस तरह से तानाशाही से ये सरकार चली है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों का जुबान बंद रखा था, वो अब धीरे धीरे खुल रहा है। स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही सीपी राय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या दल बदल की सियासत के साथ ही उत्तर प्रदेश में बदलते सियासी मौसम का हाल भी अब कहीं ना कहीं साफ होता जा रहा है, ये कहा जा सकता है? चुनाव के समय आमतौर पर यह दल बदल बड़ा तेज हो जाता है और जिस दिशा में ज्यादा दल बदल वो लोग मान के चलते हैं कि उस दिशा में कुछ झुकाव है या पलड़ा उधर झुक रहा है सत्ता का, ऐसा माना जाता है और ऐसा अनुभव भी रहा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी की बसपा की सरकार से एक दौर शुरू हुआ था नेताओं का चपरासी बन जाना। बसपा की सरकार में, मायावती की सरकार में एक जो पायलट था वो सबसे बड़ा अधिकारी हो गया था और उसके यहाँ बड़े बड़े मंत्रियों को जाकर के हाजिरी लगानी पड़ती थी। तो वो जो दौर शुरू हुआ वो अब इस सरकार में आके एक्सट्रीम पर चला गया है। बड़े बड़े मंत्री, सचिवालय में कोई नहीं बैठता। हम लोग सन 77 से सरकारें देख ही रहे हैं, सचिवालय में सारे मंत्री बैठते थे, जनता वहां मिलने आती थी, गलियारे भरे रहते थे और मंत्री वहीं बैठ करके मीटिंग लेता था, अधिकारी को वहां आना पड़ता था। इस सरकार में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए सारे मंत्री अपने शहरों, अपने जिलों में रहते हैं और वहां पर पान की दुकान का से लेकर ब्यूटी पार्लर तक फीता काटने का काम करते रहते हैं। बेचारों के कम से कम वहां थोड़ी इज्जत बची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में जब 200 विधायक खुद धरने पर बैठ गए थे मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो उसी दिन समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है। ये तो अब रफ्तार अभी बड़ी कम दिख रही है। मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ अगर एक साथ 150-200 विधायक एक साथ कहीं शिफ्ट कर जाए तो। बस उनको गारंटी चाहिए कि उन सबको टिकट मिलेगा, उन सबका सम्मान सुरक्षित रहेगा, तो कोई कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। दूसरी बात नेहा, दुर्भाग्य है हमारे जैसे लोग जो बहुत से 1967-68 के आंदोलन से लेकर आंदोलन की राजनीति से आए हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा चिंतन का और चिंता का विषय है कि क्या सिद्धांत बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं, सब पर लागू होता है वो। कुछ सैद्धांतिक को पहले प्रतिबद्धता हुआ करती थी, ठीक है, उसमें भी इक्का लोग इधर उधर जाते थे, लेकिन मेजर पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जो राजनीतिक लोग होते थे उनकी कुछ प्रतिबद्धता अपने सिद्धांतों के साथ होती थी। राजनीतिक दल डिसाइडेड थे। जनसंघ है तो ये दक्षिण पंथी है, इसका शहरी मतदाताओं की तरफ रुझान है या व्यापारियों की तरफ रुझान है। तो कांग्रेस एक मध्य मार्ग की पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी मध्य मार्ग और वामपंथ दोनों के बीच का एक विचारधारा की पार्टी रही और अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाइयां सबने लगातार लड़ी और उसके प्रति प्रतिबद्ध लोग लगातार अपनी उस लड़ाई और विचारधारा के लिए ही लगे रहते थे। ये एक बड़ा बुरा दौर है भारत के लोकतंत्र के लिए। ये विचारधारा गौड़ हो गई है। चुनाव की जीत हार, मेरा फायदा मेरा नुकसान, मेरी ठेकेदारी, वो सब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। खैर, भाजपा के साथ तो दूसरी स्थिति भी है। यहाँ सारे लोग अपमानित हुए क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक केवल मठ के मठाधीश बेचारे हैं। उन्होंने कभी थाने और तहसील के ऊपर कभी बात नहीं की, कभी से ला करके सीधे उनको लखनऊ की सबसे बड़ी कुर्सी बैठा दिया, जो दुनिया के 120 देशों से बड़ा एक तरह से देश है उत्तर प्रदेश, उसकी बागडोर संभालने को दे दिया। और आप सबको याद होगा, योगी आदित्यनाथ जी संसद में खड़े होकर के बहुत जोर जोर से रोए थे, पुलिस ने मार दिया, पुलिस तंग कर रही है, और वो अपना ही संसद में रोना भूल गए। वो सारी परिस्थितियां और वो भूल करके उन्होंने जो लखनऊ या किसी शहर में, इलाहाबाद, कहीं कोई बच्चा निकला, कोई औरत निकली, कोई आशा कार्यकर्ता निकली, नर्स निकली, कोई सड़क पर निकला, सबके खून बहे हैं। कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पर लोग अगर प्रदर्शन करने निकले, मांग लेकर के निकले, वो सड़क उनके खून से रंगी नहीं गई हो, ऐसा नहीं है। लाखों की तादाद में मुकदमे लोगों पर कायम कर दिए गए। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। संतोष, बहुत भारी असंतोष जनता में भी है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी है और भाजपा के नेताओं और विधायकों में भी है। ये टूट तो स्वाभाविक है और जब किसी तरफ टूट बड़े पैमाने पर हो रही है तो निश्चित तौर पर हमें मान के चलना पड़ेगा कि उधर की तरफ लगता है रुझान कुछ जनता का ज्यादा है। ठीक है, क्या वाकई कौशल मिश्रा जी सम्मान नहीं हो रहा विधायकों का भाजपा में? क्या ये एक बड़ी वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में अब टूट होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि सीपी राय जी का कहना है कि अगर 100-150 संख्या में भी टूट होती है तो ये बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 200 विधायक जब धरने पर बैठ सकते हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो ऐसे में एक बड़ी टूट भी संभव है भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में। और चुनावों से ऐन पहले अगर इस तरह की टूट होती है तो जाहिर तौर पे चुनावों में नुकसान होता है। नेहा जी, अभी बहुत ज्यादा कयास है इसमें, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक,
और जिस तरीके से काम को अंजाम देखा जाता है और जो लोग काम करते हैं उनको टिकट मिलेगा और जिनको जनता नकारना चाहती है उनको टिकट नहीं मिलेगा। ये बात पहले से ही मीडिया में चल रही है और जो लोग काम नहीं किए हैं उन्हें जनता ने बता रखा है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो जो वो लोग जो जनता के एग्जाम में फेल हुए हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा और वो किसी भी पार्टी में जाएंगे, सर ये कौन तय करेगा? इसका क्या आधार है? कौन जनता के नहीं ये इसका आधार क्या है सर? इसका आधार जनता का फीडबैक है ना। हर पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, वो पता लगाती है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी सिस्टम से चलने वाली पार्टी है, जहाँ पे संगठन ही सेवा है। संगठन का एक अपना तरीका है काम करने का, हर आदमी का फीडबैक आता है। ये कोई स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार के विधायक रहे। नेहा जी 3 आदमियों ने मेरे अगेंस्ट बोला है, थोड़ा सा सब बिल्कुल रखिए अपनी बात रखिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारा भारतीय जनता पार्टी का तरीका है काम करने का, अभी तक क्या होता था, जो भी एमएलए होते थे वो करप्शन करते थे, नोचते थे, खाते थे, खुद भी खाते थे, सबको खाने देते थे। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं के बारे में कहा जाता है न खाएंगे न खाने देंगे। इस चक्कर में वो लोग जो करप्शन वाले हैं, आज प्रदेश में करप्शन शून्य है, आज प्रदेश में दंगा नहीं है, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो ये लोग अभी राजनीति की तरफ चिल्लाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि पिछड़ों की इज्जत नहीं है, उनका भला नहीं सोचती सरकार, दलितों का भला नहीं सोचती सरकार, किसानों का भला नहीं सोचती सरकार। तो इसके क्या मायने निकालें? अच्छा देखिए, अब मैं बताता हूं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब 5 साल तक मिनिस्टर बने रहे, 4 मंत्रालय वो देखते थे, तब उन्हें ये होश नहीं आया कि उनके मतलब जिनको दलितों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आज जब उन्हें पता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि जब उनके खास लोगों को अगर टिकट नहीं मिलेगा या हो सकता है उनको ही टिकट ना मिले, इस चक्कर में अगर कोई छोड़ के जाना चाहे तो वो जा सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज और सीपी राय साहब जो कह रहे थे कि प्रदर्शन, अगर देखिए अगर कोई दंगाई होगा तो उसको ठीक किया जाएगा, अगर कोई कानून व्यवस्था का हनन करेगा तो उसके ऊपर कानून का बुलडोजर चलेगा। कोई आतंकवादी होगा, कोई अपराधी होगा, अपराधी विहीन हो गया है उत्तर प्रदेश, लोगों को प्रदेश में छुपने की जगह नहीं मिली, पंजाब में जा रहे हैं। सामने है आप पता नहीं आपका आधार क्या है कहने का, लेकिन किस बात का आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। आप एनसीआरबी के डेटा देख लीजिए, हर डेटा में कमी आई है। और SC/ST की बात करें, दलित महिलाओं के साथ जो बलात्कार होते हैं तो उसमें 33% की कमी आई है। तो ये जो कहना एक परसेप्शन, उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसमें ओबीसी हो, SC हो, या जनरल कैटेगरी हो, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। चाहे आप मंत्रिमंडल देख लीजिए, चाहे आप नेताओं को देख लीजिए, चाहे आप प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। ठीक है सुधीर दुबे जी, अब सवाल इस बात को लेकर मैं मिश्रा जी लौटती हूँ। सुधीर जी, अब बात इसकी भी है जिस बात का जिक्र अभी मिश्रा जी कर रहे थे कि 5 साल तो सत्ता की मलाई काटी, उसके बाद उनको याद आया जी अब तो किसानों का भला नहीं हो रहा है, इसमें पिछड़ों की बात नहीं सुनी जा रही है सरकार में। चुनावों से एंड पहले जो नेता दल बदल की सियासत करते हैं, क्या वो अवसरवादी नेता है? और ऐसे अवसरवादी नेताओं की जगह है क्या समाजवादी पार्टी में, जिसको खुशी खुशी अखिलेश यादव ने स्वीकार किया? नेहा जी, इनकी सरकार में मंत्रियों की क्या हैसियत थी, इस बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है कि सीपी राय साहब इस बात को विस्तार से बता चुके हैं। सर, दूसरी बात जो याद कर लीजिए ना, अपना भी कार्यकाल याद करिए, और उनकी सरकार में क्या था वो मत बताइए, आप अपनी सरकार की बात करिए। आपकी सरकार में क्या था, और बात इसकी भी करिए, क्या अवसरवादी नेताओं की जगह है समाजवादी पार्टी? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मुझे मौका तो दीजिए बात कहने का। कि जब तमाम अन्य दलों से जो नेता दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, चाहे वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी हों, चाहे उनके ऊपर कितने बड़े आरोप हों, चाहे उनके ऊपर कितने भी संगीन अपराधों की फेहरिस्त हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं होते, वो दूध के धुले हो जाते हैं। जो अभी हमारे मिश्रा जी कह रहे थे कि एनसीआरबी के डाटा की बात कर रहे हैं, मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि सुबह से मैं चैनलों पे सुन रहा हूं, इनके तमाम प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ। अरे भाई, एनसीआरबी का डाटा उठा करके देख लीजिए, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 कौन सा राज्य है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 कौन सा राज्य है, आएंगे आप, और ह्यूमन राइट पे मेरे सवाल पे आएंगे सर। देख लीजिए, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में अवसरवादी नेताओं की जगह है क्या?
जो मौसम के हिसाब से अपना मिजाज बदलते हैं, पार्टी रुख में चेंज करते हैं। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति की जगह है जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लड़ करके इनको सत्ता से बेदखल करने का जो मादा रखते हैं, जो उसमें सहयोग करते हैं, जो हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, हम उस हर व्यक्ति का, उस नेता का सम्मान करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें ये देखना होगा कि इनकी तरह हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है। जो ठीक है सीपी राय जी, क्या इसी विचारधारा के साथ समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था? मैं विवेकानंद जी आती हूँ आपके पास। इसी विचारधारा के साथ ही क्या समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, जिस बात का जिक्र अभी सुधीर जी कर रहे हैं कि हर उस व्यक्ति की जगह है जो भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना चाहते हैं सत्ता से? नहीं, समाजवादी पार्टी का गठन तो डॉक्टर लोहिया की नीतियों के लिए हुआ था, जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति के सपनों के लिए हुआ था, महात्मा गांधी के सत्य और असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के लिए हुआ था। और समाजवादी पार्टी का उद्देश्य पिछड़ों, दलितों, वंचितों, वो जो है जो भी हो, उनको सम्मान दिलाने, उनको बराबरी दिलाने, सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने और ऊंच नीच की खाई फाड़ने, आमदनी के एक के दो लोगों के बीच के अंतर को कम करने, इस उद्देश्य के लिए हुआ था। मुझे लगता है कि आपके इस सवाल का जवाब तो इतना काफी हो गया। ठीक है, विवेकानंद पाठक जी कुछ कहना चाहते, जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं, थोड़ा सा समय चाहिए क्योंकि प्रॉपर बराबर का समय लोगों ने दिया और भारतीय जनता पार्टी की बात तो रखिए सर, बात की शुरुआत करिए। जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी थी। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था थी कि लखनऊ में दिन दहाड़े सड़क पे एक आदमी की हत्या कर दी जाती है। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था थी कि गोरखपुर में पुलिस द्वारा एक निर्दोष व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। इतनी कानून व्यवस्था अच्छी थी कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक एक उन्नाव की बेटी का बलात्कार करता है। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था थी कि हाथरस में एक दलित बेटी को आधी रात में जलाया जाता है। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था थी कि लखीमपुर में एक किसानों को कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा रौद देता है गाड़ियों से। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था थी कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समय ही एक महिला के साथ चीरण हो रहा है। कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है और उसका मोहर लगा दिया किसने? एनसीआरबी ने। एनसीआरबी ने सीधे सीधे जो रिपोर्ट दी है उसको आप भी जानती हैं, उसे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के सारे लोग रिपोर्ट को पढ़े कि एनसीआरबी के डाटा में उत्तर प्रदेश की क्या हालात है। रही बात अवसरवादी नेताओं की, तो देखिए यदि जिस तरह की बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि इनके खिलाफ रिएक्शन था जनता में और समाजवादी पार्टी में वो ज्वाइन हो गए और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं लहर है इसलिए ज्वाइन किए, तो भैया जब यदि एंटी इनकम्बेंसी है उनकी, यदि हम उनकी बात माने तो कैंडिडेट तो वही है, वही जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी। सवाल इसका है ही नहीं है कौन जा रहा है, किधर आ रहा है। अब जनता काफी जागरूक हो चुकी है और जनता इस सब चीजों को देख के ऊब चुकी है कि लोग जब भी चुनाव आते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं तो कुछ मौसम वैज्ञानिक है जो इधर से उधर होते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव इस पे पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की जनता उसके साथ खड़ी होगी जिसे देखी है संघर्ष करते हुए, जिसे देखी है लड़ते हुए। जब कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के लोग सड़कों पे थे, पैदल चल रहे थे उस कड़ी धूप में, तो उनके लिए बस कौन भेज रहा था, उनके लिए संघर्ष कौन कर रहा था। जब ऑक्सीजन के अभाव में लोग जान दे रहे थे तो उनके लिए ऑक्सीजन और दवाओं की व्यवस्था कौन कर रहा था। जब सीए एनआरसी के लोगों को लेकर जब लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे थे तो उनके लिए सड़क पे कौन आके लड़ रहा था। जब उम्भा में आदिवासियों पे हमला हो रहा था तो उनके लिए सड़क पे कौन आके लड़ रहा था। जब इलाहाबाद में 4 दलित परिवारों की हत्या हुई तो उनके लिए कौन संघर्ष कर रहा था। इन सारी चीजों को उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि केवल कांग्रेस पार्टी है और प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जो लगातार पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश में हर मुद्दे पर, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, आदिवासियों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, रोजगार का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, हर मुद्दे पर इस सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ी। ठीक है मिश्रा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, अगर आप कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य महत्वाकांक्षी है इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़कर सपा को ज्वाइन कर लिया, और भी जो विधायक गए हैं उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं? ब्रजेश प्रजापति की बात करें, भगवती प्रसाद की बात करें, आर.के. शर्मा की बात करें, एक के बाद एक झड़ी लग गई। और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अभी 2-3 माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अभी 2-3 दिन और रुक जाइए, 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन कौन हमारे साथ है। तो इसके में क्या मैंने निकालूं, क्या वाकई कई और भी अभी विकेट गिरने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के? नेहा जी, इसमें
परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आप लोगों की तरफ से ही खबर चल रही है कि लगभग 45 लोगों के टिकट कटने वाले हैं, तो ये जो 45 लोग जो अवसरवादी अगर 45 के 45 जाना चाहते हैं तो चले जाए, उनसे कोई सरोकार नहीं है। जनता को उससे प्यार है जो जनता के लिए काम करता रहा। फर्क नहीं पड़ता तो केशव प्रसाद मौर्य क्यों कहते हैं कि उन्हें बैठ के बात करनी चाहिए थी, एकदम उन्होंने रिजाइन दिया? नहीं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात की। जो बाकी एमएलए की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात करनी चाहिए। नहीं लगता है ना? बिल्कुल सही बात है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का फर्क तो पड़ेगा ना। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप किसी के साथ 5 साल काम करते हैं, उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देते हैं, 4 मंत्रालय देते हैं, तो एक दोस्ती होती है, एक विश्वास होता है, तो ऐसे लोगों के साथ बैठ के बात की जा सकती है। पर वो जो बरसाती मेंढक वाले एमएलए हैं, जो ये सोचते हैं कि उनका काम भी नहीं करेंगे और जनता नकारेगी भी और उसके बाद भी उन्हें टिकट मिले, तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। और मैं जरा राय साहब से एक चीज समझना चाहता हूं कि राय साहब मेरे को ये बताइए, जो समाजवाद की बात आप कर रहे हैं, तो समाजवाद में आपको परिवारवाद नहीं नजर आता? ये जो समाजवादी पार्टी है, ये ओरिजिनल समाजवादी पार्टी है। लोहिया की विचारों की बात करते हैं, लोहिया के विचारों पे ये समाजवादी कहां से खरी उतरती है? आप एक तरफ की बात कर रहे हैं। ये समाजवादी वो समाजवादी पार्टी है जो परिवारवाद, पूंजीवाद, पलायनवाद, पक्षपातवाद लेके चलती है। अभी आपने देखा जिस तरीके से सेंट की खुशबू निकली थी, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में फैली थी। राय साहब, आप एक समाजवादी चिंतक है, तो कम से कम समाजवाद की तो ढंग से डिफाइन कीजिए। जो ये समाजवाद है, जो एक उग्रवाद, आप देखिए जिस तरीके से इनके समय में गुंडा राज चला आ रहा था, चाहे अतीक अहमद हो, आजम खान हो, मुख्तार अंसारी हो, मुकीम काला हो, फुरकान हो, गायत्री प्रजापति हो, मोनू सिंह हो, सोनू सिंह हो, अभय सिंह हो, राममूर्ति वर्मा, इसको समाजवाद कहते हैं। इस समाजवाद को लेके आए थे। मेरे पिताजी भी समाजवादी रहे हैं, लोहिया जी के साथ रहे। मैं जानता हूं क्या होता है समाजवाद। क्या आप ईमानदारी से बता सकते हैं साहब साहब कि ये जो समाजवादी पार्टी चल रही है, समाजवाद पे चल रही है या परिवारवाद पे चल रही है? आज भी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं समाजवाद के, समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव जी के यहाँ से, एक ही परिवार के चाचा है, मामा है, ताऊ है, भातीजा है, भांजा है, बहू है, बेटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समाजवाद है। राय साहब को जवाब तो देने दीजिए। ठीक है, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है। राय साहब, देखिए, मैं चूंकि किसी दल में नहीं हूँ, नेहा, आपने मुझसे पूछा था कि समाजवादी पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको सीमित उतने सवाल का, मैं अध्यापक रहा हूँ इतने साल जी, तो मैं शब्दों में उतने ही जवाब देता हूँ जितने शब्द आप पूछती हैं। बिल्कुल, मैंने उतना जवाब दे दिया। मुझे लगता है कि भाजपा के जो बच्चे हमारे शायद सुन नहीं पाए ये। आपको बाकी ये जो कुछ आरोप लगा रहे हैं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से विचार चाहता हूं आपका। तो सर आप टीचर हैं, आपका बाकी जो भी सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है उसका जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। उससे आप बाकी कोई सवाल पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुधीर दुबे जी, जिस बात का जिक्र अभी मिश्रा जी कर रहे थे, उसका जवाब आप ही दे दीजिए, उसके बाद मैं राय साहब का रुख करती हूँ और पाठक जी का। मिश्रा जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी और अपने नेताओं का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठ के कि भाई आपने तो अभी हाल का नजारा देखा है कि आपके गृह राज्य मंत्री, अरे कौन सा नाम गलत बोला, ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और आप हमसे कह रहे हैं गुंडई की बात, सरेआम गुंडई हो रही है। ऐसी क्या मजबूरी है? आरोप सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे है, मोदी जी के कैबिनेट में बने हुए हैं, जेल की सलाखों के पीछे है बात नहीं। अरे आप कौन सी विचारधारा की बात करते हैं? मैं दावे के साथ जेल की सलाखों के हमारे नेता जितना ईमानदार पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता नहीं है। और हमारे नेता की जो दूरदृष्टि है, जो हमारे नेता ने जो 2012 से 2017 के बीच में जो ईमानदारी का वो नहीं दिखाइएगा। आपने चुनाव ईमानदारी का ईमानदारी का सवाल करता हूं। जाति की, धर्म की, मजहब की, संप्रदाय की बात करनी है। आपने विकास की कोई बात नहीं करनी है। आप केवल और केवल इसी बात पे डिबेट ले जाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आपकी बात को। ठीक है, ठीक है। राय साहब, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी किया मिश्रा जी ने, कि परिवारवाद एक बड़ा अहम मसला है, जिस बात का जिक्र लगातार करती आ रही है और तमाम पार्टियां और समाजवादी पार्टी को घिरती हुई आ रही है कि परिवारवाद के साथ ही। हाँ जी, मैं जवाब दे देता हूँ। जी जी। ये सवाल सबसे पहले डॉक्टर लोहिया ने उठाया था और कांग्रेस के संदर्भ में उठाया था, लेकिन उसके बाद कालांतर में हमने देखा कि जो भी ये दरअसल स्वाभाविक है, भारत एक मूर्ति पूजक देश है और निश्चित तौर पर जो जिसके परिवार में होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और वकील का बेटा वकील बन जाता है, उसको क्यों वातावरण मिलता है। तो वो चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो। बसपा में बहन जी कहती थी कि उनके पास कोई दलित नेता बनेगा, लेकिन वो भांजे को ले आई अपने वो।
भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह से लेकर मिसेस सिंधिया होते हुए और जितने लोगों को नाम, मुझे लगता है 200 नाम गिनाए जा सकते हैं, उन सब के बेटे आकर के राजनीति में है, क्योंकि उनको स्वाभाविक तौर पर एक वातावरण मिला। ये जरूर है कि अगर वो नेता का बेटा आया और जनता उसे नकार दे तो उसे जबरदस्ती राज्यसभा विधान परिषद के माध्यम से नेता बनाया जाना निश्चित तौर पर गुनाह है। लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार तो भारत के किसी भी नागरिक का है। वो अगर 25 साल की उम्र पूरी करता हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो और मानसिक रूप से वो ठीक ठाक हो, जो उसके क्राइटेरिया है, तो भारत की जमीन पर पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। सिर्फ आप ये कहकर के खारिज नहीं कर सकते कि चूंकि राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह का बेटा है इसलिए उसको चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि उनके पिताजी नेता थे। ये कहकर के हम खारिज नहीं कर सकते। ये बात सभी के ऊपर लागू होती है। ठीक है नेहा, लेकिन दुर्भाग्य से हम बहस कुछ दूसरी कर रहे हैं। बहस इस वक्त ये है कि बेरोजगारी कितनी है, 45 साल से सबसे चरम पर है, महंगाई कितनी है, कमर टूट गई लोगों की, गैस, जिस पेट्रोल और गैस को लेकर के कुछ लोग पहले चौराहे घेरते थे और मटके बजाते थे। मसले दरअसल यही है, लेकिन मसला ये भी है। नेहा, आपका टीवी बहुत लोग सुन रहे होंगे जी। मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है और वो घटनाएं जिनका जिक्र अभी कांग्रेस शायद बच्चे ने किया था, वो घटनाएं हैं। और राम के नाम पर मंदिर की जमीन में लूट, संपत राय से लेकर तमाम अधिकारियों तक जो लूट हुई है वो प्रदेश की जनता देख रही है। प्रदेश की जनता ये भी देख रही है कि भ्रष्टाचार क्या होता है। वो थाने से लेकर तहसील होते हुए और लखनऊ के दफ्तरों तक प्रदेश की जनता कराह रही है। बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं कहिए तो 2-1 नाम बता करके, बड़े लोगों के नाम बता के उनको पैसे देने पड़े, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। भाजपा के पूर्व विधायक 2 बार के उनका नाम बता देता हूँ, उनको कितने पैसे देने पड़े अपने काम के लिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में सर इसका प्रभाव पड़ेगा? अगर हाँ तो सपा को कितना फायदा मिल सकता है, बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? और कई बार अभी ये जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि कुछ और नेता जा सकते हैं सपा के साथ, ये किस तरह के समीकरण बदल सकते हैं सर? यहाँ 2 शब्दों में सवाल समझ जाता हूँ। देखो हालत क्या है, कोरोना में लाइन लगानी पड़ी लोगों को अपनी लाश जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, और अंत में वो भी नहीं हो पाया तो बहा दी गई गंगा में। और पूरी दुनिया ने देखा, खाली भारत में नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। करोड़ों मजदूर सड़कों पर निकले, तबाही में निकले और सड़कों पर मर गए बहुत सारे। उसमें से कोई औरत अपने बच्चे को अटैची पर लेकर के खींच रही थी। ये लोगों को याददाश्त अभी ताजा है। किसान 700 से ऊपर मर गए, ये याददाश्त बिल्कुल अभी ताजा है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे जो भी फैसले होने जा रहे हैं वो उसके नाते होने जा रहे हैं। और क्योंकि ये सारे मुद्दे अडानी को 7 साल पहले कोई जानता नहीं था और आज वो भारत का सबसे बड़ा पूंजीपति हो गया। तो इत्यादि लंबी बात है, इस पर अलग विषय रखिएगा तो इस पर बात करूंगा किसी दिन। ये सारे मुद्दे भारत की जनता के जेहन में है। भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो अच्छे दिन का वादा करके आई थी। भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो बहुत बड़े बड़े वक्त की बहुत कमी है। सारी चीजें मैं बस एक लाइन में पूरी कर रहा हूँ। वो सारी चीजें मुद्दा है क्योंकि उस मुद्दे में भारतीय जनता फेल हो गई है। मेरे जो साथी हैं ये, इन्होंने कहा कि ये लोग जनता में फेल हो गए। जनता में फेल तो मोदी जी और योगी जी हो चुके हैं। चीन घुस गया इतने 1000 किलोमीटर अंदर, तो जब तमाम देशों के साथ हमारे संबंध बिगड़ गए हैं, जब अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है, 54 लाख करोड़ का कर्जा 118 लाख करोड़ पहुंच गया है। सर केशव प्रसाद मौर्य के जाने से कितना नुकसान भाजपा को होगा, सपा को कितना फायदा हो सकता है, और उसके खिलाफ माहौल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोग छोड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका लाभ कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। ठीक है, एक लोकतंत्र की बात की जाती है मिश्रा जी, क्या लोकतंत्र नहीं बचा है क्या भाजपा में? अपनी बातों को विधायक ठीक से नहीं कह पा रहे, नहीं कोई सुनता उनकी बात, ये भी एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लोग छोड़ रहे हैं। ये मेरा टेन्योर है, जनता पार्टी मुझे मौका दीजिए। मिश्रा जी जिसमें मैं लौटती हूँ, मैं आती हूँ। इंटरनल लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। बाकी सारे पार्टियों में जिस तरह से परिवारवाद भरा हुआ है, मैं राय साहब चूंकि टीचर हैं, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा बहुत जल्दी से ही। आप अध्यापक है सर, आप जानते होंगे बेरोजगारी दर का एक आंकड़ा होता है। पीएमआई की रिपोर्ट आई है, जब समाजवादी पार्टी गया था तो उस समय बेरोजगारी दर 17% थी, आज 5% से कम है। दूसरा, चूंकि आप अध्यापक इसलिए आपको जवाब दे रहा हूँ, राजनीतिज्ञों को जवाब नहीं दिया जा सकता, उनके समझ में ही नहीं आएगा। मुद्रास्फीति दर 10% पे मिली थी हमें 2014 में, आज 4% पे आई है। और जो पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं सर, 2004 में चलिए कौन से आंकड़े दे रहे हैं मिश्रा जी आप? और नहीं आंकड़ों की बात नहीं, आंकड़ों की बात मत करिए।
करिए सर, जिस पे मुद्दा है, डिबेट है, उसी पे रखिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। आप ये बताइए ना राय साहब, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पार्शियलिटी कर रहे हैं। आप अध्यापक हो करके 3 व्हाट्सएप स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ पर कर रहे हैं। आप समाजवादी, आप मेरी ठीक है विवेकानंद जी, मेरी उम्र नहीं मेरी उम्र 67 ईयर हो रही है। ठीक है विवेकानंद जी, ठीक ऐसे नहीं, एक एक विवेकानंद पाठक जी, अगर चुनावों से एंड पहले अगर कोई बड़े नेता पार्टी को छोड़ते हैं, जाहिर तौर पे नुकसान होता है, लेकिन इससे पहले हमने देखा, जिस तरह से सीपी राय जी कह रहे थे, पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि जो पार्टी को छोड़ कर, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन राय साहब कहते हैं कि फायदा जरूर मिलता है जब नेता आते हैं, उतना फायदा नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए। अब ये जो मौसम के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं नेता या फिर सत्ता पार्टी बदल रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी ये खबरें हैं सर कि कुछ नेता जा सकते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह दूं कि नसीमुद्दीन अगर छोड़ के जा रहे हैं, तो आप कैसे इसे लेंगे? क्या एक झटका होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये जो सूत्रों के हवाले से खबर होती है उस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक यदि कोई नहीं चला जा रहा है उस पर कुछ कहना या टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। और यदि कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, वो स्वतंत्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन जब डबल इंजन की दोनों इंजन खराब हो और वो इंजन ही दोनों फेल हो, तो डिब्बा बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो जो दोनों डबल इंजन के तो दोनों इंजन है, वो मोदी और योगी दोनों जनता में फेल हो चुके हैं, डिब्बे का कोई अंतर नहीं पड़ता है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, ऐसे में क्या भविष्य उन नेताओं का होगा? कैसे वो अपना भविष्य देखें, सवारें आगे कांग्रेस में रहकर? सुन लीजिए ना, कांग्रेस जो इस समय लड़ाई लड़ रही है ना, वो कांग्रेस जो इस समय लड़ाई लड़ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रही है। आज का जो दौर है वो ऐसा दौर है जो आजादी के समय का दौर है। जिस तरह से अंग्रेजों के समय हम लड़ाई लड़ रहे थे, आज वही हालात है कि काले अंग्रेज है और कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जो यहाँ के भाईचारा है, प्रेम है, एकता है, विविधता में अनेकता है, उन सबको बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करती। और जैसा कि आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी बहुत ही लोग फेरबदल कर रहे थे, और मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास उनके कार्यालय में एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई आता है, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, केवल उस वॉशिंग मशीन में ऐसे डुबकी लगाता है और जब निकलता है तो साफ हो जाता है। दूसरी चीज खुशी दुबे उसका क्या दोष था, उसका क्या अपराध था? ये कह रहे हैं कि टेनी का बेटा जेल में है, लेकिन टेनी तो कैबिनेट में बना हुआ है, आज भी टेनी कैबिनेट में बना हुआ है, लेकिन खुशी दुबे का क्या अपराध था? वो तो बेचारी अभी 2 दिन की विवाहिता थी, उसको किस जुल्म में आपने जेल में भर दिया? उस समय आपको नहीं दिखाई दिया? और पूरे 5 साल में 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई है सरकार में। और साथ ही साथ तो आपको और भी बता दें, वहीं पर जौनपुर में एक माफिया क्रिकेट खेलता है 25,000 का इनामी, तो मुख्यमंत्री जी का सजातीय माफिया है। बनारसी में सजातीय बड़े बड़े माफिया एमएलसी है, और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में वहाँ पर दुबे जी क्या लगता है, ये जो नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, सभी को टिकट दिया जाएगा क्या? क्योंकि आश्वासन तो कुछ इसी तरह का दिया होगा। देखिए, ये जो है टिकट देने का निर्णय जो हमारी जो कमेटी है वो करेगी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं नेहा जी, आज किसी भी नेता को टिकट का या कोई प्रलोभन देकर के पार्टी में शामिल नहीं कराया जा रहा है। ये लोग स्वतंत्र रूप से हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ने के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल के अंदर जो काले कारनामे किए हैं, और कौन से नेता आप लोगों के संपर्क में बता दीजिए ना, अपमान किया है और सबका इन्होंने हनन किया है, उन सब चीजों से निजात पाने के लिए लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। किसी के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है। सर, कौन से नेता आपके संपर्क में है? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 1-2 दिन रुक जाइए, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से नेता हमारे संपर्क में और कौन से समाजवादी। नेहा जी आगे देखिए होता है क्या, उत्तर प्रदेश में ये बहुत अच्छी तरह से सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी भाजपा के लोगों को ज्वाइन कर रही है। आवागमन की जो प्रक्रिया चल रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि लहर क्या चल रही है।
जी, क्या लहर चल रही है मिश्रा जी, क्योंकि ये जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के ज्वाइन करने का जो सिलसिला लगातार जारी है, क्या ये लहर कोई बताता है कि किस तरह की लहर चल रही है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब चुनाव होते हैं तो जिस पार्टी की लहर सबसे ज्यादा होती है उसको ज्यादा जो नेता है वो ज्वाइन करते हैं तमाम और पार्टियों को छोड़कर। यहाँ तो समाजवादी पार्टी की लहर आती हुई दिखाई दे रही है। आपको भी ऐसा लगता है क्या, जिस बात का जिक्र अभी दुबे जी कर रहे हैं? आप देखते रहिएगा ये समाजवाद कहाँ चला जाता है, परिवारवाद में खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा लोग ना पाएंगे। और जितने भी नेता जाएंगे उससे बहुत सारे नेता अभी तक आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो छोड़ के दूसरी पार्टियों को आ चुके हैं, लेकिन उसमें से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं था क्योंकि उनको कभी मौका ही नहीं दिया गया। अब बात करते हैं किस रास्ते पे चलेंगे। नेहा जी, हम विकास के पथ पे और परिवर्तन के रथ पे चल रहे हैं, ठीक? और हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तो राम ही लाएंगे, राम ही लाए थे और कृष्ण जी भी लाएंगे। अब मैं इससे पूछना चाहूंगा, ये लोग इनको केवल फिर बीच में बोले, अरे आप तो राम को कानून कहते थे, आपने राम से तो कानून नहीं कहा, आपने हिंदू और हिंदू को डिवाइड करने को कहा, आपने हिंदुओं को कानून नहीं कहा। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप केवल राम का ही सहारा है। ठीक है, ठीक, ऐसे नहीं, ठीक है, एक की बात रखिए, ऐसे नहीं राय साहब, नहीं ऐसे नहीं राय साहब, जिस बात का जिक्र आपने पहले ही सवाल में किया था कि क्या अब नेताओं की कोई विचारधारा नहीं रह गई, कोई सिद्धांत नहीं है क्या, कुछ उनकी नीतियां नहीं है, कुछ उनकी सोच नहीं है, बस जहां पर लगता है कि सत्ता की मलाई काटने का वक्त आ गया है उधर की तरफ रुख हो जाता है। इन बातों से क्या मैं यही निचोड़ निकालूं क्या इस डिबेट का? नेहा, पहले तो मिश्रा जी को जवाब दे दूं, बेटा मेरा उम्र 67 साल है, 67 ईयर्स जी, तो बहुत साल पहले था, तभी मैं प्रणाम कर रहा था। और राजनीति में भी करीब 48 साल का जीवन लंबा रहा है संघर्ष में। 67 के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन से शुरू करके जयप्रकाश आंदोलन, इसलिए प्रणाम कर रहा था। तो खैर वो अपनी जगह बेटा। तो अध्यापक के सामने तो गलत आंकड़ा मत रखिए महोदय। वो आंकड़ा ऐसे नहीं राय साहब, अभी नेहा गलत आंकड़ा जब पेश करता है तो दुख भी होता है उसे। ठीक है मिश्रा जी, पाठक जी, ऐसे मत करिए प्लीज, ठीक है। पिछले चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी तब भी ऐसे इसी तरह से लोग जो भी आ रहे थे उसको पवित्र किया जा रहा था। अभी भी मिश्रा जी ने कहा कि बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में भी आ रहे हैं, वो जो लोग भी जहां भी आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर उस पार्टी के जो कार्यकर्ता कभी उनको छोड़ के नहीं गए, उनकी खोपड़ी पर सवार होकर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें पवित्र हो जाएगी कि वो किसी को भी लेकर के आ जाती है अपनी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी अगर ले रही है तो अपवित्र हो जा रही है वो। ये पवित्र का खेल राजनीति का बड़ा भौड़ा खेल है ये। जहां तक यहाँ आप बार बार पूछ रहे हैं कि और कितने लोग आने वाले हैं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है अभी कुछ मिनिस्टर, काफी विधायक और यहाँ तक कि दिल्ली के कुछ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे झटका लगेगा, इससे बीजेपी को सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है शायद अमित शाह साहब ने कोशिश भी की है बातचीत करने की। कोशिश ये करनी चाहिए अहंकार त्याग करके, अगर आपने किसी को अपनाया है तो उसको संभाल के रखने की कोशिश करिए। अगर उसकी कोई नाराजगी है तो उससे बात करिए। अहंकार में डूब करके सबको अगर जाने देंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आप खाली हाथ होंगे। मुझे लगता है कि अहंकार त्यागना चाहिए, तभी आप अपने लोगों को रोक पाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे अभी ये अटकलें और कयासों का बाजार गर्म है कि कई और विधायक, कई और सांसद जो तमाम और पार्टियों को छोड़ के या फिर यूं कहे कि बीजेपी को छोड़कर सपा में जा सकते हैं और कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी कि कई विधायकों के साथ, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है और वाकई देखने वाली बात होगी कि इससे चुनावों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।